हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जनरली हम लोगों ने यूनिट 8 पार्ट 1 पार्ट 2 अलग अलग डिस्कस कर लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। जनरली आज की वीडियो में हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे हमारे यूनिट 8 साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असेसमेंट को। ये यूनिट आपका है साइकोलॉजी में। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स अपनी साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखिए। यही नंबर आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे आपके एनॉट फिजियो के लिए, क्योंकि उसमें नंबर गेन करना मुश्किल है बट सोशियो साइको में ईजी है। सो प्लीज़ आप अपनी स्टडी को बिल्कुल भी डिले मत करिए, अपनी स्टडीज़ को हार्ड से करिए। साथ ही साथ जितने भी आप रिव्यू क्वेश्चन है प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, वही प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको गेन करेंगे मार्क्स में। सो प्लस प्रेजेंटेशन पे आप फुल फोकस रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरी होगी वो रिटन एग्जाम में कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको प्रेजेंट करना है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, इससे रिलेटेड होगी। जनरली ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, अपने जो भी डाउट्स उसको क्लियर करते रहिए। यूनिट 8 आपका आज की वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। जितना भी डाउट्स आपको रिलेटेड टू यूनिट 8 साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड असेसमेंट साइकोलॉजी का, वो डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू समथिंग एज ऑफ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, सो प्लीज़ मेंशन इन आवर कमेंट बॉक्स, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। Without wasting our time, let us start. As we all know, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। होपफुली आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही होगी। आपने हर एक चैप्टर को एनालाइज कर लिया, उसके नोट्स बना लिए, प्लस उसके रिव्यू क्वेश्चंस, दैट मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करे होंगे। अगर आपको साइकोलॉजी समझ में आ रही है दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं आ रही है तो आप इसके डेफिनेशंस को लर्न कर लीजिए और बाकी जितनी भी मतलब उसके एग्जांपल्स होते हैं उनको लिखिए अपने तरीके से, और बुकिश लैंग्वेज की जगह अपनी लैंग्वेज को लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आपके लिए ईजी रहेगा। अगर मैं बात करूँ जो आपकी यूनिट 8 है साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट, ये बहुत ही छोटी यूनिट है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट, और ये बहुत ही जल्दी फिनिश भी हो जाएगी और बहुत ईजी है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें जनरली आपको पढ़ना क्या है। अगर मैं बताऊँ इसमें आपको असेसमेंट और टेस्ट के बारे में पढ़ना है, दैट्स इट। जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक रिसर्च है जिसमें हम लोग बिहेवियर और पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब साइकोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ी थी यूनिट 1 में, तब हम लोगों ने देखा था कि हम लोग उसके बिहेवियर को डिस्कस करते हैं जो कि एक एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग को बताता है, राइट। और हम लोगों ने पर्सनालिटी में डिस्कस करा जब यूनिट 5 थी। पर्सनालिटी इज द सम ऑफ एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाई एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रियल इन्फॉर्मेशन। आपको भी ऐसी ही डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए। ये पर्सनालिटी की डेफिनेशन फर्स्ट सेमेस्टर में लर्न करी थी, मुझे आज भी लर्न है। क्यों? क्योंकि मैं रोज़ रिवाइज करती थी। एज सच आपको भी ऐसे ही रिवाइज करना है। तो पर्सनालिटी की डेफिनेशन में हमें ये पता चलता है जितना भी हमारा एक्वायरिंग है, जितना भी हमारा ऑर्गेनाइज है, वो सब हम शो करते हैं, जिससे हम लोगों की पर्सनालिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इंट्रोसेप्शन मैथड से भी इंटरप्ट कर सकते हैं। तो आपको पता है जो हमारा साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, नेक्स्ट पैरा जो आपका दे रखा है उसमें ले रखा है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज द अटेम्प्ट ऑफ अ स्किल्ड प्रोफेशनल एज यूजुअली अ साइकोलॉजिस्ट टू इवेल्युएट थिंकिंग, लर्निंग एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, बी इट जनरल और स्पेसिफिक। ये डेफिनेशन है साइकोलॉजिकल असेसमेंट की, जिससे आपको मतलब समझ में आएगा कि कैसे क्या है। अगर मैं बात करूँ कोई भी असेसमेंट होता है, ये असेसमेंट का मतलब क्या है? हम एक जानकारी रखते हैं सामने वाले की कि हम उसको कितना जानते हैं, उसकी स्किल्स के बारे में कितना जानते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल्स है, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आप लर्निंग फेज में बहुत अच्छे हो, और आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, या फिर आप के अंदर कोई स्पेसिफिक है, जैसे लोगों के अंदर बहुत ही डीप थिंकिंग होती है या फिर लर्निंग फेज अलग होता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल्स में भी दे रखा बिहेवियर अलग है। तो ये सब चीज़ें जनरल होती है। अब जैसे किसी किसी की राइटिंग एकदम कॉमन है, बट वही अगर आपको कैलीग्राफी राइटिंग आती है तो वही किस स्पेसिफिक है, आपको डिफरेंस करना होगा कि हम लोग असेसमेंट में भी डिफरेंस करते हैं। अब जैसे क्लास में एक टेस्ट हुआ, वो टेस्ट में सब स्पेसिफिकली हम लोग क्या डिफरेंस करें जनरल और स्पेसिफिक में। क्लास में एक टेस्ट हुआ, जनरली सब पास हो गए, स्पेसिफिक वो होगा जो उसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको साइकोलॉजिकल असेसमेंट समझ में होगा। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल असेसमेंट की, तो आपको इसमें डिफरेंस करना होगा, और इसमें जो आपका ग्रुपिंग होता है ना, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकल टेस्ट, असेसमेंट का मतलब है आपको स्किल्स को असेस करना है, जानना है कि उसके पास कैसी स्किल्स है, हार्ड स्किल्स है, सॉफ्ट स्किल्स है। ये जब आप एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स
स्किल्स पढ़ोगे तब आपको यूनिट 9 में क्लियर होगा कि ये स्किल्स के टाइप्स कितने होते हैं, इसमें स्किल्स में कितने डिफ्रेंशिएट होते हैं, हम कैसे डिटेक्शन करते हैं, ये चीज़ आपको बाद में क्लियर होंगी। बट इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट। वैसे अगर मैं बताऊँ साइकोलॉजिकल टेस्ट बुक में देखिए कितना डिफ़िकल्ट दे रखा है, नहीं समझ में आता है, इसीलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट को मैंने इस तरीके से प्रिपेयर करा था। इस तरीके से आप भी प्रिपेयर करिएगा। जितना चीज़ों को आप सिंपल करेंगे उतनी चीज़ें आपको जल्दी लर्न होंगी। मेनली हमको ही लर्न करना है, राइट, हमको ही पेपर में लिखना है, हमको ही गेन करने अपने एफिशिएंसी को, हम ही को गेन करने हमारे मार्क्स को। तो क्यों ना इस जो लेंथी बुकिश लैंग्वेज है, डिफ़िकल्ट सी, उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें। ये तरीका है पढ़ने का। हम हमेशा अपनी चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में कर देते, इसीलिए आप भी इसको कर लीजिए। अब देखिए साइकोलॉजिकल टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, इसमें कितना डिफरेंस में देख रखा है और कितना वाइड दे रखा है। आपने देखा कितना वाइड दे रखा है। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट की, तो बस छोटे से पॉइंट्स में है। साइकोलॉजिकल टेस्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक है कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा है स्किल्स एंड एबिलिटीज़। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है? अब साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब कि आपके थिंकिंग का टेस्ट होगा, बट हम लोग दो मेथड से टेस्ट करेंगे, एक है कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग ग्रुप के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। इसमें हम लोगों का जो भी है टाइम लिमिट, उसको इवोल्यूएट करते हैं। हम लोग जनरली इसको अलाउ करते हैं कि कितना टाइम है, कितना मैनेजमेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क है, मतलब कि जैसे एकेडमिक ब्लॉक आपको पता है, जैसे कि आपको एडमिनिस्ट्रेट करते हो कोई भी चीज़ में, तो अब हम लोग कंस्ट्रक्टिवली वर्क करते हैं, तो ये उस टाइप से। स्किल्स एंड एबिलिटीज़ अगर मैं बात करूँ, कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन आप स्कूल कॉलेज का एग्जांपल लेके समझ सकते हो। स्किल एंड एबिलिटीज़ तो वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कौन से स्किल्स है, कौन सी अचीवमेंट्स है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है साइकोलॉजिकल टेस्ट, दो है अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है 4 पॉइंट्स। नंबर 1 इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। आपको पता, मैंने कहा था ना कि हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन को कॉलेज एंड स्कूल के थ्रू से समझेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। अगर मैं बात करूँ, आपका इंडिविजुअल टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट है या फिर एग्ज़ाम है, तो उससे आपके स्कोरिंग से पता चलता है। अगर आपका वाइवा है तो उससे आपकी नई स्किल्स पता चलती है। अगर लैब वर्क है या फिर डेमोन्स्ट्रेशन है, तो वो सब चीज़ आपको नई स्किल्स के एक्वायरिंग होती है, आप करते हो। और आपका जब टेस्ट होता है तब पता चलता है कि आप कितने में हो। ग्रुप टेस्ट भी होता है, जब आपका देखिए प्रेजेंटेशन होता है तब ग्रुपिज्म बनता है। या फिर आपका कोई प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि हमारा भी न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल हुआ था, तब हम लोग उसमें ग्रुपिज्म में गए थे, तो वो हमारा ग्रुपिंग वर्क होता है, राइट। तो अब आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग ये टेस्ट क्यों करते हैं, अगर हम बताएं, जैसे कि आप इंडिविजुअल हो तो आपकी खुद की एबिलिटीज़ हैं, खुद की स्किल्स हैं, बट जब ग्रुप में हो तो आपको एक्टिविटीज़ और स्किल्स को मैनेज करना पड़ता है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है ना, तो आप अपने ग्रुप को लीड करोगे। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो आप उसके अंडर में वर्क करना सीखोगे। साथ ही साथ हर वक्त आप मैच्योरिंग नहीं दिखाओगे, कभी कभी आपको एज अ चाइल्डिश वे में भी लेना पड़ता है ना चीज़ों को। तो इस तरीके से हम लोग इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट को लाएंगे। मेनली हम लोग इसमें ये भी चेक करते हैं कि कौन सा ग्रुप किस पर्सन के साथ है, टाइमिंग क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एक्यूरेंसी क्या है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट आपको समझ में आएगा, आप एग्जाम्पल में भी दे सकते हैं। स्पीड एंड पावर टेस्ट, आपको पता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसका टाइम कम होता है और क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, या फिर पर मिनट में पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, राइट। ऐसा क्यों होता है, उससे वो मेनली टेस्ट और एग्ज़ाम इसीलिए होता है, जैसे हम स्टूडेंट की स्पीड को चेक कर चुके, स्टूडेंट की पावर को चेक कर चुके, स्टूडेंट का माइंडसेट चेक करें क्योंकि उसके अंदर कितनी मेमोरी है, वो इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकता है। अब एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। नॉर्मली एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है, यूनिवर्सिटी का बता लियो या फिर बोर्ड से, नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम हो 3 घंटे का एग्ज़ाम हम लोग लेते हैं स्कूल कॉलेज का, राइट। वो हमारे 3 आवर का एग्ज़ाम जो होता है उसमें पर्टिकुलर सेम क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि 20 क्वेश्चन है तो वो सारे स्टूडेंट्स में 20 क्वेश्चन सेम होंगे, बट उसमें से कोई एक ही स्टूडेंट स्टॉप करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो उस 3 आवर्स को अच्छे से मैनेज करता है, वो 20 क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करता है, वो प्रेजेंटेशन भी अच्छे से करेगा, प्लस उसको पता है कि उसको जितना भी कंटेंट लिखना है मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना, मेन आपकी मार्क्स होती है, आप मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, राइट। तो ये चीज़ आप कैसे होगा, स्पीड एंड पावर, और इसकी ना प्रैक्टिस करने से होता है। आप कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन में देखोगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप एक्वायर करने की स्किल्स पर रहोगे, उतना आप बेस्ट करोगे, क्योंकि
अगर मैं बताऊं, आप टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 एक ही बार ला सकते हो, लेकिन 10 आउट ऑफ 10 पहुंचने के लिए कभी आप 2 लाओगे, कभी मार्क्स कभी 4 होंगे, कभी 5, कभी 8 होंगे, कभी 10। मतलब इट्स एक्यूरेटली हमें अचीव करना होता है, हमें उसके लिए कॉन्स्टेंट रहना होता है। और सबसे मेन बात बताऊँ, रैंक आसानी से मिल जाती है, बट रैंक को मेंटेन करना इट्स अ डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ लाइफ। आपको उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल, उसको मेंटेन करना सीखना होता है। नेक्स्ट आपका है पेपर पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट। अगर मैं बात करूँ, ये जो टेस्ट है इसमें हम लोग क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। इसमें आपको शीट्स दी जाती हैं, उसमें आपको लिखना होता है। जब भी हम लोग एग्ज़ाम्स की बात करते हैं ना, वैसे इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स स्किल्स को देखते हैं, जैसे कि आपके अंदर प्रोसेसिंग कितनी है, आपके अंदर मेमोरी स्किल्स कितनी है। जैसे कि आपके प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है ना कि आप कितना स्टोरेज, किसको आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो, और आपकी मेमोरी क्या। अब हम लोग एग्ज़ाम्स में मेमोरी चेक कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम नहीं सॉरी, हम कहेंगे उसको यूटी टेस्ट, 30 मार्क्स के थे वो। उसमें हमारा नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट के एग्ज़ाम सब सारे हुए थे, मैं इंसिडेंट बता रही हूँ नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट का। उसमें क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का, ट्रेकीपीनिया एंड ब्रेडीपीनिया। बहुत ही ईजी है, ब्रीदिंग रेट हाई हो जाता है, ब्रीदिंग रेट लो हो जाता है। बट एट दैट एग्ज़ाम टाइम मेरे से क्या हुआ, सॉरी टेस्ट टाइम मेरे से क्या हुआ, मैंने ट्रैकीपीनिया को ब्रेडीपीनिया में लिख दिया एंड ब्रेडीपीनिया को ट्रैकीपीनिया में लिख दिया। आई नो बहुत ही सिली मिस्टेक है, नहीं करनी चाहिए, हाँ, बट मुझसे ऐसे हो गया। और जब मैं कॉपी में मैंने देखी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतनी बड़ी मिस्टेक करी। और मुझे लगता है ये मिस्टेक मैंने करी है, जब मैं उसको पढ़ूंगी तब मुझे याद आएगी, और जब मैं एग्ज़ाम टाइम पे लिखूंगी तब मुझे याद आएगी। कुछ मिस्टेक आपको ये एनालाइज करा देते कि हाँ हमारी मेमोरी में लॉस था, क्योंकि उससे एक दिन पहले जब मैंने वाइटल साइंस को रिवाइज़ करा था तब उसमें बहुत सारे वर्ड्स आ रहे थे, लाइक ट्रैकीपीनिया था, वैसे ही हमारा ट्रैकीकार्डिया था। हम बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इनमें, इस वजह से मेरा उसमें 2 मार्क्स कट हो गया, उसमें मुझे 0 मिला। बट हाँ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी क्या मिस्टेक थी। नेक्स्ट टाइम मुझे क्या एनालाइज़ करना है, नेक्स्ट टाइम मुझे कैसे उसे लिखना, मुझे ये चीज़ मतलब डिफरेंस हुआ। जब हम बेकार चीज़ को देखते हैं या फिर बेकार चीज़ करते हैं, तभी रियलाइजमेंट होता है कि कितना हम अच्छा कर सकते हैं। बट उस 2 मार्क्स में तो बहुत ये था कि अगर लिख देते तो मिल जाते, बट गया तो गया। ये था कि हम लोग जो हम लिखते हैं ना, तो वो मेरी मेमोरी टेस्ट था, उस मेमोरी टेस्ट में मेरी मेमोरी लूज़ है, इसीलिए मैं एग्ज़ाम से पहले सिर्फ रिवाइज़ रखती हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ऑलरेडी आपको प्रेशर बहुत होता है, और एक तो नर्सिंग कॉलेज में होता है, आपको एग्ज़ाम्स के साथ अपने क्लासेस भी मैनेज करनी होती है, आपको एग्ज़ाम्स के लिए लीव या फिर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। अभी हमारा इंटरनल फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। इंटरनल फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा हुआ था अगस्त में। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, उसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारा यूटी टेस्ट हो चुका है जो 30 मार्क्स के थे। नेक्स्ट इंटरनल सेकंड एग्ज़ाम मेरा चल रहा है जो कि नवंबर में है, और फिर हमारा होगा इंटरनल थर्ड एग्ज़ाम जो कि हमारा दिसंबर में। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आएगा। तो ये हमारे प्रिंसिपल सर के द्वारा रखा गया। मेरे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम सही है। हाँ, एग्ज़ाम से प्रेशर स्टूडेंट पे बहुत रहता है, मेरे पे भी रहता है, बहुत वर्कलोड हो जाता है, समझ में नहीं आता कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे। बट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करनी हमें को सीखनी होती है, इससे प्रैक्टिस इंक्रीज़ होती है। अगर आप सोचोगे प्रैक्टिस कैसे इंक्रीज़ हो रही है, तो आप कंटिन्यूसली वहाँ बैठते हो, लिखते हो, सोचते हो, उससे पहले कुछ तो पढ़ते हो, रिवाइजमेंट होता है, आपकी स्किल्स इंक्रीज़ होती है, आपकी मेमोरी प्रोसेसिंग। ये सब पेपर पेंसिल पेन परफॉर्मेंस टेस्ट है। फिर कंप्यूटर एसेस टेस्ट। आपको पता है आजकल बहुत सारे एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड भी होते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इसीलिए रखे जाते हैं कि जो एवरेज क्वेश्चंस हैं उनको भी वो डिफ़िकल्ट कर देते हैं। वो प्रोग्राम को देखते हैं कि बच्चों के अंदर लेवल ऑफ एबिलिटी कितनी है। वो वेस्ट टाइम करते हैं आंसरिंग क्वेश्चन में, वो कभी कभी इतने हड़बड़ी में गलत आंसर कर देते हैं। तो ये होता है कंप्यूटर एसेस टेस्ट। ये कंस्ट्रक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन में इसमें हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं। ये जनरली टीचर्स द्वारा करा जाता है, इससे स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ को चेक करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ये स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ये हम किसी भी पर्सन में चेक कर सकते हैं, जैसे कि अचीवमेंट, वो उसके अंदर क्या अचीवमेंट है, एप्टीट्यूड क्या, इंटेलिजेंस क्या, इंटरेस्ट क्या, पर्सनैलिटी क्या, न्यूरो साइकोलॉजिकल, ऑक्यूपेशनल, स्पेसिफिक, क्लिनिकल। तो आपको पता है ये सारे टेस्ट हम किसी भी पर्सन में देख सकते हैं, चाहे वो ओल्ड एज का हो, एडल्ट एज का हो, या फिर स्टूडेंट हो या फिर ना हो, तो वो हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसको याद करने की ट्रिक है P=A²I²। P से पर्सनैलिटी, A से एप्टीट्यूड अचीवमेंट, I² मतलब इंटेलिजेंस एंड इंटरेस्ट।
ये आप दे रखा है मैंने, P = A² I², क्योंकि कंस्ट्रक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के 4 पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, इसके हमें पॉइंट्स नहीं लर्न होंगे, इसीलिए हम लोगों ने मेन पॉइंट्स को लिख लिया है। दैट इज़ 5 पॉइंट्स आपके। P = A² I², मतलब कि पर्सनालिटी, आपको पता है पर्सनालिटी आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है। एप्टीट्यूड आपने कॉग्निटिव में पढ़ा है तो आपको वो भी क्लियर है। इंटेलिजेंस आपने इंटेलिजेंस आपने कॉग्निटिव यूनिट में पढ़ा, आपको वो भी क्लियर है। इंटरेस्ट और अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ये खुद की स्किल्स है। अगर आप इसमें लिखना चाहोगे तो आप खुद से लिख सकते हो, जैसे कि आपका इंटरेस्ट है कि हमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में अच्छा करना है, तो आपका इंटरेस्ट है तो आपकी उसमें अगर आपका मन होगा या नहीं होगा तो बात की बात है। आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़बरदस्ती बैठोगे, आप पढ़ोगे और हर एक चीज़ को सोचोगे कि हम उसे अचीव करें। और सबसे बेस्ट बात बताएं, अचीव आप उस चीज़ को तभी कर पाओगे जब आपके अंदर क्या है, इंटरेस्ट है। विदाउट इंटरेस्ट आप इस किसी चीज़ को नहीं अचीव कर पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल असेसमेंट और टेस्ट की मैं बात करूँ तो आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट करके क्लियर कर लीजिए, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि इसमें बस थोड़े से इफ़र्ट्स लगाने होते हैं, बाकी चीज़ें बहुत ईजी हैं। और इसमें हम अपने ऐड ऑन कर सकते हैं लैंग्वेज को, अपने ऐड ऑन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स को। सो मेरे अकॉर्डिंग साइकोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और सबसे अच्छी बात इसमें मेरे स्कोर्स भी बहुत अच्छे थे, मेरा 33 मार्क्स आया था मेरे साइकोलॉजी में। सो साइकोलॉजी ईजी सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा एफर्ट्स की ज़रूरत है, आप इसको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा और आप एनालाइज़ करिएगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया है। अगर ये बुक आपके पास है दैट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट वीडियो आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो भी स्टूडेंट है BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको ये वीडियो सर्व करिए, उनको ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है साइकोलॉजी से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको प्रैक्टिस अपनी इंक्रीज़ करनी होगी। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर सो प्लीज़ कमेंट इट। डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, characteristics of psychological test with uses of psychological test, ये 3 टॉपिक्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेनली आपको पता है कि डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट के मेनली आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 टॉपिक्स हैं, बस आपको इनको डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि अभी हमने टेस्ट में डिस्कस करा था, डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले वो टेस्ट के में एनालाइज करना होता है कि हमें क्या सिचुएशन है, क्या डिटेल में दे रखा है, क्या प्रोसेस है, बस। नेक्स्ट आपका है टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम्स। अब हम लोगों ने सिलेक्शन करना है। सबसे पहले कोई भी सिचुएशन हम उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले एग्जाम है, एनालाइज करते कि लॉन्ग आंसर्स है, शॉर्ट आंसर्स है, वेरी शॉर्ट्स है एंड MCQs है। फिर सेलेक्ट करते कि हमको कौन सा पहले करना है। कोई लॉन्ग को पहले कुछ चूज़ करता है, कोई MCQ से स्टार्ट करता है, कोई ये होता है कि जो चीज़ आ रही है हम उससे स्टार्ट करें, तो वो हमारा सेलेक्शन होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने भी टेस्ट और वो करे, कितना हम लोग डेवलप करके कितनी चीज़ों को टेस्ट करके सिचुएशन से सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले आप सिचुएशन को एनालाइज करोगे, फिर सेलेक्ट करोगे, फिर आप कितना सिक्योर कर सकते हो। आप सिक्योर तभी करोगे ना जब आप उस डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड तक पहुंचोगे। नेक्स्ट आपका क्या है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में हो। रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप की बात अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल अभी हम लोग एग्जाम्स की बात करें। सबसे पहले हमने एग्जाम को एनालाइज करा कि हमारा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का एग्जाम है और लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, वेरी शॉर्ट है एंड MCQ है। नेक्स्ट हमने सेलेक्ट करा कि हम स्टार्ट करेंगे MCQ से। फिर हमें अगर हमारे 12 MCQ आते हैं ना नर्सिंग फाउंडेशन में, तो हमारे 12 के 12 हमें आते, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो हमारी स्किल्स है वो कितनी डेवलप है। अगर हमारा 12th में 4 और 5 नहीं आते हैं तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे अभी स्टडी नहीं अच्छी चली। वो हम लोग एक स्टैंडर्ड है जिसको खुद डेवलप करके चेक करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। ये इसमें क्या होता है कि आपने अगर स्टडी करा है या फिर इंडिविजुअली या ग्रुपली, तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो कि जैसे कि एक यूनिट आपने खुद से करी, एक यूनिट आपने यूट्यूब से करी, एक यूनिट आपने कॉलेज से करी, तो आप एनालाइज कर सकते हो कि ये यूनिट मैंने अच्छे से पढ़ ली थी इसीलिए मैं अच्छे से लिख पाया या फिर मुझे याद आ रही है। तो आप क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के जो टेस्ट है उसको ना रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। स्कोरिंग का एक वे हो जाएगा। अच्छा, जब आप क्लियर हो जाओगे तो अपने आप से जज भी तो कर लोगे ना कि हमने अच्छे से करे, हमने बेकार से करा। तो ये चीज़ होती है।
नेक्स्ट क्या है, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम। अब इसमें फाइनल क्या होता है, लास्टली आपका जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया तो आप क्या करते हो, एक आंसर के बाद दूसरे आंसर जब स्टार्ट होता है तो उसमें मार्जिन क्रिएट करते हो, बॉर्डर क्रिएट करते हो, जो भी आपका प्रेजेंटेशन उसको बॉक्सिंग में करते हो। साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी आंसर वन कंप्लीटेड होता है उसमें लिखते हैं, मेंशन करते हैं कंप्लीटेड है, प्लस एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने लॉन्ग आंसर अटेम्प्ट कर लिया, शॉर्ट अटेम्प्ट कर लिया, हमारा कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गया। तो ये हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट हमारा होता है इवोल्यूएशन। इवोल्यूएशन का मतलब ये होता है रिजल्ट या फिर आउटकम। तो सारी चीज़ें टेस्ट बेस्ड है, मैंने पॉइंट्स बता दिया, आप पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा, टोटल 6 पॉइंट्स है, प्लस मैंने उसको एग्जाम्पल से बताया। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ शॉर्ट में। एनालाइज में हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेस्ट को, पेपर को या फिर हमारा कोई भी स्किल है उसको एनालाइज करेंगे। फिर हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है सिचुएशन को। फिर हम लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे जो हमारा खुद का स्टैंडर्ड होगा। फिर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है, उससे भी हमारा जजमेंट होता है। फिर फाइनल सिलेक्शन या फिर हम लोग कह सकते हैं रिवीजन, जो कि हम करेंगे। इवोल्यूएशन जो कि हमारा ये होता है कि रिजल्ट या आउटकम। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट समझ में आया होगा। ईजी है, ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसकी भी ट्रिक बना दूंगी जिससे आपके लिए ईजी हो जाए, क्योंकि साइकोलॉजी मीन्स ईजी प्लस ट्रिक। अगर आप बहुत ईजी है, बहुत ही ट्रिकी है, साइकोलॉजी ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसको आपको बस थोड़ा सा लर्न करना, बाकी सब आप खुद से ऐड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो इसमें हमारी टोटल 5 स्टैंडर्ड दे रखे, 5 हम लोगों के करेक्टरिस्टिक्स दे रखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट आपका है स्टैंडर्डाइजेशन। इसका मतलब ये होता है, अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि क्या होता है। तो ये हमारी एक कंडीशन होती है जिसमें हम लोग यूनिफॉर्मिटी को चेक करते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल के हम बताते हैं। स्टैंडर्ड तभी आप मेंटेन कर सकते हो जब आप रोज़ उस पर वर्क करोगे, कॉन्स्टेंटली वर्क करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट 25 मार्क्स का टेस्ट होता है, राइट। 25 मार्क्स में आपके 24 मार्क्स आए, एक बार आए क्योंकि आपने एक बार हार्डवर्क करा, वो आपका एक बार स्टैंडर्ड हुआ। अगर मेंटेन करना है आपको, तो नेक्स्ट एग्जाम में 25 में यही सोचोगे ना कि 24 एटलीस्ट आ जाए, राइट। ये होता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करना। इसको मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट हम इसको अब मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी एक हमारा टेस्ट रिजल्ट पे होता है, इसका हम लोग स्कोरिंग प्रोसेस है। अब आपको पता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ईजिली रखते हैं, क्योंकि वो पता है एक ईजी मैथड है जज करने का, एक ईजी मैथड है हमारे सब्जेक्ट को एनालाइज करने का। नेक्स्ट हमारा टेस्ट नॉर्म्स का मतलब आपको पता है ना, एक रूल्स होता है, एक रेगुलेशंस होता है जिसे एस्टैब्लिश करते हैं जितना भी हमारा लार्ज ग्रुप या पीपल के सिमिलर नेचर में होता है। अब इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, अ साइंस ग्रेजुएट अप्लाइज फॉर अ जॉब दैट रिक्वायर्स मैकेनिकल स्किल्स एंड अचीव अ स्कोर ऑफ 83 ऑन अ टेस्ट मैकेनिकल एबिलिटी। तो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा टेस्ट के नॉर्म्स क्या। फॉर एग्जांपल, अभी आपने यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था उसमें था 200 मार्क्स का था, 120 मार्क्स जिसका भी था उसे गवर्नमेंट मिल रहा था, जो 130 140 अबव था उनको ईजिली गवर्नमेंट मिल रहा था। तो ये सारी चीज़ें होती है कि अगर आपका बिलो 100 है तो आपको प्राइवेट कॉलेज है, बिलो 110 है तो प्राइवेट कॉलेज है। तो ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब वो टेस्ट के अकॉर्डिंग इसीलिए बना जाता है जिसको हम लोगों को बाद में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम ना हो, ईजिली डिफ्रेंशिएट हो जाए। एक तरीके से आर्मी अल्फा टेस्ट भी होता है जिसमें हम लोग डायरेक्शन गिव करके करते हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट आपका 4th नंबर पे पॉइंट आता है रिलायबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, क्या कंसिस्टेंसी है पर्सन की। फॉर एग्जांपल, अ बॉय टेक्स अ कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट एंड अचीव अ मीन ऑफ स्कोर 100। अब आप खुद देखिए, इतना ईजी मीनिंग। रिएबिलिटी का मतलब ये होता है अचीवमेंट, ओके। बट इसमें जो एग्जांपल दे रखा है वो डिफ़िकल्ट दे रखा है। अब मैं इसका ईजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपने कॉग्निटिव पढ़ा तो आपने उसमें इंटेलिजेंस में क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, आईक्यू निकालने का एक फॉर्मूला भी था। वो फॉर्मूला अगर आ जाता तो उसे क्लासीफाई से हम ये अंडरस्टैंड करते कि क्या रेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला है हमारा हाइट अपॉन में वेट। हाइट को हम लोग लेते हैं मीटर में, वेट को लेते हैं हम लोग केजी में। तो इसका जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को
एक चार्ट मिलता है कि हम लोग नॉर्मल वेट है, अंडर वेट है, ओवर वेट है। साथ ही साथ हम लोगों को ओबेसिटी की क्लासेस मिलती हैं, जैसे कि ओबेसिटी क्लास 1, ओबेसिटी क्लास 2, ओबेसिटी क्लास 3। ये सारी चीज़ें कैसे डिफरेंस होती है, रिएबिलिटी के थ्रू। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वैलिडिटी। अगर मैं बात करूँ वैलिडिटी, ये एक्यूरेसी के हिसाब से होता है। जो भी पर्सन टेस्ट दे रहा है उसका स्कोर आ रहा है। एक्यूरेसी तब आती है जब आप हार्डवर्क करते हो, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी आपने, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, क्योंकि लोगों का जनरली ये होता है रिस्पॉन्सिंग कम होती है, राइट। तो फिर मैं अपनी बात करती हूँ। जैसे कि अभी हम फर्स्ट सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ था जिसमें सोशियोलॉजी में बहुत ही कम स्कोर था मेरा। फिर मुझे पता चला कि क्या कमी है, फिर कैसे प्रेजेंट करते, कॉपी को कैसे पढ़ते, क्या लिखते हैं। फिर उस चीज़ को इम्प्रूव करा। नेक्स्ट टाइम मेरे और अच्छे मार्क्स है, फिर और अच्छे है। नेक्स्ट टाइम फिर मैंने यूनिवर्सिटी एग्जाम में सेकेंड रैंक को एक्वायर करा। सेकेंड रैंक का एक कुछ ना कुछ कमी होगी जिसकी वजह से मैं फर्स्ट रैंक को नहीं एक्वायर कर पाई, और फर्स्ट से सेकेंड रैंक में मेरे सिर्फ 3 मार्क्स कम थे। आप समझ सकते हो कि नॉर्मली 1-2 मार्क्स कितने कितने वैल्यूएबल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेसी में आती है, और एक्यूरेसी तभी आ सकती है जब आप वैलिडिटी के साथ वर्क करते हो, कांस्टेंट वर्क करते हो। अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, आपने जितने भी मेन टॉपिक्स के स्टैंडर्ड में पढ़ा है उसी को आप लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट में। नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। आपको पता है कि इसका यूज़ क्या है। इसको हम लोग क्लिनिकल इंटरव्यू में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग साइंटिफिकली प्रूवन में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, इसको हम लोग फॉर्मुलेशन में हेल्प करते हैं, इसको हम लोग कॉग्निटिव में हेल्प करते हैं, प्लस डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। इससे हम चीज़ों को एसेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो मैंने पॉइंट्स बताया इसको लिख लीजिए। आप पहले यूजेस लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है लिमिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें पॉइंट वाइज डिफरेंशिएशन है, बट आपको पता है कि इंटीग्रेट करना है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मेन आपका क्या है, रोल ऑफ अ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। वैसे रोल ऑफ नर्स आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हमारा रोल है। सबसे पहला पॉइंट में हम लोगों का रोल है स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट को अवेलेबल कराना, जिससे हर एक स्टेज में हम क्लियर हो सके कि हमारा जो एनसीपी होती है ना, नर्सिंग केयर प्लान, उसको हम लोग नर्सिंग प्रोसेस बनाते हैं, डायग्नोसिस क्लियर हो सके, एसेस कर सके हम लोग पेशेंट को विद द करेक्ट डेटा, एविडेंस हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में ये टेस्ट से हम लोग मेजरेबल हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग इंटेलिजेंस का क्लासिफिकेशन टेस्ट करेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अगर हम लोग BMI का टेस्ट करेंगे तो हमें ईजी हो जाएगा ना कि पेशेंट जो या पर्सन है वो ओबेसिटी, तो हम उस अकॉर्डिंग उसको डाइट प्रोवाइड करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम लोग हाइजीन प्रोवाइड करेंगे, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको सारे टेस्ट, एक्सरसाइज, थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। तो चीज़ें क्लियर होती है। और वही अगर पेशेंट अंडर वेट है तो हमें पता है कि उसको हाई न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करना है। सब ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी, आपको एजुकेशन होगा, आपके पास जब एक क्लियर डेटा होगा, जिसको कहते हैं नहीं स्टैटिकल डेटा, जब आपके पास शॉर्ट समराइज डेटा होगा तब आप चीज़ों को क्लियर कर पाओगे। जो नर्स होती है उसके सारे जब नॉलेज होता है टेस्ट के तो वो क्लेरिफाई हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको ऐसा नहीं सिर्फ आपने BMI चेक करा एंड उसकी चार्टिंग कंप्लीट कर दी, आप BMI के बाद में उसका इंटेलिजेंस पूरा चेक करोगे, आप कॉग्निटिव चेक करोगे, साथ ही साथ उसका जितना भी हमारे टेस्ट होते हैं, जितने हमारे स्टैंडर्ड टेस्ट है, साथ ही साथ उसके एबिलिटीज स्किल टेस्ट है, वो सब चेक करने के बाद हम उसको एनालाइज करेंगे, एसेस करेंगे, फिर डायग्नोस करेंगे, फिर हम लोग प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करने के बाद हम पेशेंट पे इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन टेम्परेरी एंड परमानेंट होता है, बट वो डिपेंड करता है कि हम से कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हम डिसाइडेबल होता है ना, राइट। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद में हम उसको इवेल्युएट करेंगे, जिसका होता है आउटकम एंड रिजल्ट। तो नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है कि हम लोग इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। इसका मतलब होता है इसकी प्राइवेसी मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट को जैसे HIV एड्स प्रॉब्लम है या फिर ट्यूबरक्लोसिस प्रॉब्लम है, तो वो सोचते हैं कि हम इसको बताएंगे सोसाइटी में तो शायद सोसाइटी के सामने हम शेमफुल होंगे, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर उन्होंने मुझे बताया कि हमें एड्स जैसी प्रॉब्लम है तो हमें इतना उनको सिक्योर दिलाना, उनको इतना सपोर्ट करना कि आप अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करिए, हम आपकी प्रॉब्लम का
मजाक नहीं उड़ाएंगे, या फिर हम आपकी प्रॉब्लम को किसी को जाके नहीं बताएंगे, या फिर हम आपकी प्रॉब्लम को मेंटेन कर पाएंगे। ये एक होता है प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये हर एक प्रोफेशन में होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूँ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पेशेंट जो है बहुत ट्रस्ट करके अपनी बातों को शेयर करता है। वो अगर अपनी बातों के लिए ट्रस्ट करके करते हैं तो हमें भी उसके ट्रस्ट को मेंटेन करना है। अगर हम उसके ट्रस्ट को मेंटेन नहीं करेंगे तो वो अपनी मेन जो की पॉइंट होगा डायग्नोसिस का, उससे हाइड करने की कोशिश करेगा। बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो सोचता है कि इसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे लाइफ पे, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इस वजह से नहीं बताते हैं। तो लेकिन हमें उसे एकदम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, फिर उससे सारी रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, फिर हमें चीज़ें क्लियर होंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग नर्सेस के जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है यूनिट 8 साइकोलॉजी का। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर बहुत ही शॉर्ट में, अगर आपके पास आर्शवानी बुक है तो आप इससे नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको इस यूनिट से रिलेटेड या फिर इस सब्जेक्ट से या फिर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू।